नमस्कार। जिंदा कौम इंतजार नहीं करते, कभी लोहिया जी ने कहा था। यह बात किसी समाज, किसी राज्य, किसी राष्ट्र, इवन विश्व के लिए भी सही है। जब कभी भी किसी समाज में, किसी राज्य राष्ट्र में या इवन दुनिया में भी वैश्विक पटल पर नेतृत्व विहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है तो समाज में मंथन शुरू होता है, समाज में विचारों का कोलाहल शुरू होता है और फिर से नई खेप, नए विचार और नए रक्त का प्रवाह होता है। इसीलिए समाज सतत है, सत्य है और निरंतरता में प्रवाह करता रहा। मैं कोई स्पिरिचुअल, कोई रिलीजियस टॉक देने के लिए आपके सामने उपस्थित नहीं हूँ। आप मेरे यूट्यूब के आर्काइव में जाएंगे तो पाएंगे कि आज से करीब 5 महीने 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बिहार में नेतृत्व विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं उस वीडियो के कुछ अंश को भी आपको दिखा देता हूं। मेरे बात करने का उस वीडियो में लब्बो लवाब ये था कि समाज का यह एक नैसर्गिक मिजाज होता है कि उसमें विचारों के स्तर पर, उसमें परंपराओं के स्तर पर, उसमें आध्यात्मिकता के स्तर पर कोलाहल चलता रहता है। मैंने वो बात इस संदर्भ में की थी कि लोहिया जयप्रकाश के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के कोख से नेतृत्व की एक जो खेप जन्म ली थी। मैं बिहार सेंट्रिक बात अगर करूं तो बिहार में उसने कई एक पुरोधा को, कई सुरमाओं को पैदा किया। उन आंदोलनों, उन विचारधाराओं की कोख से नीतीश जी भी पैदा लिए, लालू जी भी पैदा लिए, रामविलास पासवान जी भी पैदा लिए, शरद यादव जी भी पैदा लिए, सुशील कुमार मोदी जी भी आए और उनके सरीखे कई एक नेता। और वो पूरा जो एक जनरेशन था लीडरशिप का, उसने बिहार को 1990 से लेकर 1925 तक नीतीश कुमार तक नेतृत्व दिया। रामविलास पासवान जी ज़्यादातर केंद्रीय राजनीति में रहे, लेकिन बिहार के राजनीति में उनका एक स्थान था, उनका एक दबदबा था। लेकिन अक्सर ये होता है कि नेतृत्व का एक खेप जो सामाजिक, राजनैतिक या विचारों के प्रजनन से पैदा होता है, वह धीरे धीरे अपना कलेवर, अपना मिजाज, अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति खो देता है और अंततोगत्वा वह परिवारवाद के लोभ में और परिवारवादी राजनीति के अंधकार में गुम हो जाता है। इस में बहुत दिन तक अछूते रहे नीतीश कुमार, लेकिन 2025 में अंततोगत्वा 2026 तक आते आते उनका जो पूरा सामाजिक राजनीतिक धरोहर था वह वैसे ही ढह गया जैसे मध्यकाल में बनाए गए इमारत और राजशाही महल ढहते चले जाते हैं। अंततोगत्वा उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत को निशांत को सौंप दिया। लालू जी ने भी वही किया। अपना पूरा राजनीतिक विरासत, लालू जी जो एक बार गरीब गुरुओं के मसीहा के नेता के रूप में उभरे और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने अद्वितीय योगदान दिया। धीरे धीरे वो बैकवर्ड के नेता बने, उसके बाद राज्य के पूरे यादव के नेता बने, धीरे धीरे आरजेडी के यादव के नेता बने। मैं आज इससे इतर एक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखकर बिहार की जनता यह सोचे कि बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठने के काबिल आज की तारीख में कौन लोग हैं। और मैं ये आह्वान बिहार की संपूर्ण 14 करोड़ जनता से कर रहा हूँ कि ऐसा करते समय आप जाति, धर्म, संप्रदाय, अपना क्षेत्र, अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता, इसको थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दीजिएगा। तो मैं आज इस विषय पर आपसे बात करूँगा। जब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा तो आपको लगेगा कि कदाचित कोई भी एक ऐसा आदमी अब नहीं है, नज़र नहीं आता, जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की सलाहियत, काबिलियत रखता हो, विज़न रखता हो। मेरी बात से कोई इत्तेफाक रखे न रखे, लेकिन यह समाजवादी आंदोलन या किसी क्रांति से उपजने के बाद अधिकांश नेताओं का यही हश्र होता रहा है। बहरहाल, तो इस अंतिम खेप ने 2-3 गलतियां की। पहली गलती की, इन लोगों ने इस विचारधारा को अपने हित के लिए प्रयोग में लाना शुरू किया। समाजवाद, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, यह हथियार बनाया अपने शासन में रहने का। इसके कारण नए रक्त का प्रवाह बंद हो गया और धीरे 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 स्थिति ये हो गई कि 2025 के
राज्य में हुए विधानसभा के चुनाव के बाद आपने देखा कि नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन हो, इसके लिए भी बीजेपी को आंतरिक रूप से विचारों के स्तर पर संघर्ष करना पड़ा और हार पार कर एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा जो व्यक्ति बीजेपी के न तो विचारधारा से जन्म लिया है, न तो इसका आरएसएस से कोई संबंध था। सो मच सो कि जिस व्यक्ति ने और जिस व्यक्ति के पिता ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पानी पी कर गाली दिया, उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। ये नेतृत्व विहीनता की स्थिति हर पार्टी में है। आज मैं इस पर कुछ सेलेक्टिव बात करना चाहता हूं। 25 के चुनाव में आरजेडी की जो करारी हार हुई, उसके कारणों की विवेचना करने का अब कोई मतलब नहीं है। उस पर कुछ वीडियोस मैंने भी बनाए, आरजेडी के पतन के क्या कारण थे। आप सब लोग जानते हैं किस तरह से संजय यादव नामक एक व्यक्ति आता है और वो धीरे धीरे उस पार्टी को, उस परिवार को और अंततोगत्वा तेजस्वी के प्रगति, उसके विकास के मार्ग को ही एक अंधे कुएं में ढकेल देता है। चिंताजनक बात प्रजातंत्र में यह नहीं है कि कोई अपोजिशन का पार्टी हार जाता है। चिंता की बात यह है कि वो अपोजिशन सदन से भी और सड़क से भी और समाज के सरोकार से भी बाहर हो जाता है। इस चुनाव के बाद जिस प्रकार से आरजेडी की करारी हार हुई और विचारों के स्तर पर तेजस्वी यादव जी थके हारे जैसे प्रतीत हो रहे हैं और राजनैतिक और सामाजिक संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के दृष्टिकोण से कुछ एक पोस्ट सोशल मीडिया में डाल देने मात्र से वो अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझते हैं। यह एक घातक ट्रेंड इसलिए नहीं है कि वो कोई नेता प्रतिपक्ष के रूप में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। घातक यह है कि अगर प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों सत्य का, शासन का दो पहलू है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, तो अगर विपक्ष परफॉर्म नहीं करता है तो जनता को चिंता करना चाहिए, क्योंकि सरकारें फिर निरंकुश होती है, जैसा कि हो रहा है। बहरहाल मैं आज आरजेडी और यादव समाज के अंदर आए नेतृत्व विहीनता और इसके कारण उपज रहे या प्रारंभ हो रहे कोलाहल और हलचल के बारे में आपसे बात करूंगा। मैंने शुरू में ही डिस्क्लेमर दिया कि मेरा यह वीडियो किसी जातिवादी पॉलिटिक्स पर विमर्श करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य एक समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से समाज में होने वाले परिवर्तन की ओर, उसके रुझान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना है। और ये हर समाज में हो रहा है। आपने देखा कि कुर्मी समाज, जिसके 15 साल मुख्यमंत्री रहे निष्कंटक, जब नीतीश कुमार छोड़े तो एक अदद नेता कुर्मी समाज को नहीं मिल पा रहा है। और जो सैटेलाइट लीडर्स हैं, जिन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, लूट मचाई, जिसमें श्रवण कुमार जैसे लोग हैं, ये लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक टिटुलर हेड निशांत को ढूंढ लिया ताकि वो कुर्मी समाज का नेतृत्व कर सके। वही स्थिति आरजेडी में भी हुआ। लालू यादव के हाशिए के पर जाने के बाद तेजस्वी यादव को कमान सौंपा ताकि इस विरासत को आगे बढ़ाए। तो मैं आपसे बात यह करना चाह रहा हूँ, मैं उस समाज में हो रहे उस परिवर्तन की ओर इशारा करना चाह रहा हूँ कि जो 2025 के चुनाव के बाद जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति दृष्टिगोचर हो गई, स्पष्ट हो गई, जनता दल यूनाइटेड में भी, कांग्रेस तो वैसे भी बैंकरप्ट है, आरजेडी में और जदयू में। इसके कारण समाज के विभिन्न वर्ग जो इन पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर विचारों का कोलाहल, हलचल और मंथन प्रारंभ हो गया है। सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं सामाजिक संगठनों, राजनीतिक मंचों, बुद्धिजीवी संगठनों आदि में अपनी सहभागिता दर्ज करता रहता हूँ। हाल में ही पिछले सप्ताह ऐसे कई एक आयोजन हुए जो समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा आयोजित की गई थी। ऐसा ही एक विचार गोष्ठी कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें अति पिछड़ा के समाज के लोगों ने कहा कि साहब आज इस विषय पर बात होना चाहिए कि कुछ लोग बात कर रहे हैं त्रिवेणी संघ के तीनों जातियों का प्रतिनिधित्व हो गया। आपको बताते चलें कि त्रिवेणी संघ 1930 में तत्कालीन शाहाबाद और अभी के भोजपुर में एक बनाया गया संगठन था। त्रिवेणी का मतलब तीन, तो उसमें यादव, कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोग मिले थे और उन लोगों ने एक संघ बनाया था
त्रिवेणी संघ, जो बाद में कांग्रेस में उसका विलय हो गया, उसके कुछ स्प्लिंटर्स ग्रुप आज भी काम करते हैं। बहरहाल, तो उन लोगों ने कहा कि अब अति पिछड़ा की बारी कब आएगी। तो सामान्यतः ऐसे संगठनों में, ऐसे आयोजनों में जब मैं जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं लोगों की बात सुनी जाए, ज़्यादा बोला जाए कम। तो विचार विमर्श और वक्ताओं का बोलने का सिलसिला आगे बढ़ा। तो अंत में मैंने 5-7 मिनट बात की, मैं आज आपको उसके साथ शेयर करता हूँ। मैंने उनसे कहा कि यदि आपको ये लगता हो कि आपके जात का कोई आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो आपका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो जाएगा, इवन राजनीतिक विकास हो जाएगा, तो आपको यह रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। यह रिपोर्ट बिहार सरकार ने ही तैयार किया है, बिहार जाति आधारित गणना 2022-23। मैंने उस गोष्ठी में अपने विचार को रखते हुए बताया कि 2025-26 तक, यानी 90 से लेके अभी 35 साल तक तो 2 ही जात के मुख्यमंत्री रहे, एक यादव समाज के लालू जी और राबड़ी जी, और दूसरे नीतीश जी। बीच में थोड़ा देर के लिए जीतन राम मांझी आए थे। तो इनके आने से इसके समाज में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इसके कुछ आंकड़े मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। थोड़े बहुत आंकड़े हैं, सब बताना तो संभव नहीं है। आपको पता है कि इस राज्य में इस सर्वेक्षण के आधार पर 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 या उससे कम है। एक परिवार में 4 या 5 आदमी मान लीजिए, तो मोटे तौर पर 94 लाख को अगर आप 4 से गुना कर दें तो लगभग 4 करोड़ से थोड़ा सा कम लोग ऐसे हैं जो महीने का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। 100 रुपया रोज का भी 100 रुपया नहीं कमा पाते हैं। इस आंकड़े के अनुसार उसी को गरीबी रेखा माना गया है जो परिवार 6,000 रुपया से कम कमाता है, यानी जो 1,000 रुपये से कम कमाता है एक व्यक्ति। 1,000 रुपये से कम मतलब 100 रुपया से भी कम हुआ रोज का। तो यादव में, ध्यान से सुनिएगा, यादव में यह प्रतिशत है 35.87, यानी 36% लोग ऐसे हैं यादव समाज में जिनकी आमदनी 6,000 से भी कम है। कुर्मी में यह 20.90, यानी लगभग 21% ऐसे लोग हैं। ये बताते चलें कि यादव की आबादी लगभग 14.25% है। कुर्मी की आबादी भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। गवर्नमेंट जॉब में यादव है 1.55%, यानी 1.5%। कुर्मी उससे डबल है, 3.11%। पक्का घर 2 या उससे अधिक कमरे का यादवों के पास 41%, कुर्मी के पास 50%। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, कंप्यूटर विथ इंटरनेट, ये बताता है शिक्षा का स्तर और उसकी घर की माली हालत। यादव समाज में 0.074, यानी 0.25%। कुर्मी में यह है 2.31%। जिनके पास कोई वाहन नहीं है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, यादव में है 95%। 95% लोग, यानी जो लगभग पूरे बिहार में आबादी अगर 14 करोड़ है तो उसका 14% आप निकाल दीजिए। 95% लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं। कुर्मी में 93.794, लगभग वही आंकड़े। अब अगर मुख्यमंत्री बना देने से शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो जाती तो देख लीजिए, यादव समाज में 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले 9.99, यानी 10% लोग, वो भी 12वीं। बिहार का स्टैंडर्ड क्या है तो आपको पता है। कुर्मी में 12.69%। ये आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये मैंने उनको कहा और कहा कि यदि आप ये समझते हैं कि आपके जाति का कोई अगर मुख्यमंत्री बन गया या मंत्री बन गया तो आपका उत्थान हो जाएगा, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आप जीतन राम मांझी के पास चले जाइए और मूसर समाज को देख लीजिए, पासवान समाज को देख लीजिए, रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो भी हनुमान भी हैं उनको देख लीजिए, कुशवाहा को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि, और अभी तो मुख्यमंत्री ही हैं। यादव समाज के लिए लालू यादव ही काफ़ी हैं। कुर्मी समाज के लिए नीतीश जी और
इवन भूमियार और अदर कास्ट में भी। बहरहाल मैं आज बात आपसे क्या करना चाहता कि जब नेतृत्व विहीनता की स्थिति समाज में उत्पन्न होती है तो हर समाज के अंदर जो अंडर करंट चलता है उसमें हलचल पैदा हो जाता है। यादव समाज में यह हलचल हर समाज में प्रारंभ हुआ है। यादव समाज की बात करते हैं। जब 2025 के चुनाव में आरजेडी की बुरी तरह से हार हुई और तेजस्वी बिल्कुल हाशिए पर चले गए, इनफैक्ट नीतीश कुमार के आने के बाद ही यादव समाज हाशिए पर रहा है और वो आंकड़े भी सजेस्ट करता है हाशिए पर, प्रशासनिक और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के हाशिए पर रहा है। तो इस समाज में मंथन शुरू हुआ। मंथन का यह दौर पहले इस समाज से जुड़े हुए सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों तक सीमित रहा। यादव महासभा हो, कृष्ण चेतना परिषद हो, इस तरह के जो भी संगठन हैं उनके स्तर पर यह विचार शुरू हुआ। लेकिन इन संगठनों की अपनी एक सीमा है। इसमें इसके पूरे भौगोलिक विस्तार का कहाँ तक ये जा सकता है। इनके पास अपने संसाधन भी सीमित रहते हैं। मोरेओवर ये लोग कन्फाइंड रहते हैं कि वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर रहे। बहरहाल लेकिन ये मंथन शुरू हुआ तो इसमें भी कई बार वही राजनेता लोग आकर यह बोलना शुरू किया कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम नहीं जीते। तो बात वहीं आके टिक गई कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए यहां आइए और दूसरे को नेतृत्व नहीं दीजिए। जैसा मैंने कहा ना कि कर्पूरी, लोहिया और जयप्रकाश के आंदोलन से उपजे हुए सभी नेताओं ने जो संगठन खड़ा किए, जो राजनीतिक दल आए सत्ता पे, उन लोगों ने धीरे धीरे नए रक्त के प्रवाह को, नए विचारों के प्रवाह को ये बिल्कुल रोक दिया और धीरे धीरे वो संकुचित होता हुआ पार्टी समाज से कट गया। हर जगह वही हाल है। तो चला यह सिलसिला। लेकिन इन सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में जो विचार विमर्श का दायरा था वह यादव समाज के आम लोगों को स्पंदित नहीं कर पा रहा था। अब इधर विगत 2 महीने से देखा जा रहा है कि हर जिले में एक बैठकी का आयोजन किया जा रहा है, यादव बैठकी। मुझको कुछ लोगों ने बताया कि इस बैठकी के कुछ एसओपी हैं। इस बैठकी में राजनीतिज्ञों को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, लोग स्वतः स्फूर्त जाते हैं और एक तरह से इनफॉर्मल सभा होती है। इसके रील बनाने पर भी रोक है, इसके वीडियो भी बनाने पर रोक है और जिन बातों पर चर्चा होती है उसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और नेतृत्व के स्तर पर जो कमी है उसकी बात होती है। धीरे धीरे यह यादव बैठकी जो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ वो धीरे धीरे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फिर इधर सारण वगैरह में, इधर आरा वगैरह में ये सूचनाएं आ रही है, ये होनी शुरू हो गई है। याद कीजिए कि मैंने 4-5 महीना पहले वीडियो बनाया था और उसमें ये कहा था कि समाज कभी भी शून्यता की स्थिति में नहीं रहता। कोई भी चीज, नथिंग एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम, कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके 2-3 मायने हैं। पहला कि इस समाज ने नए नेतृत्व की तलाश प्रारंभ कर दी है। अब इससे तेजस्वी को क्या सबक मिलेगा ये मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि अब बहुत विलंब भी हो गया। कहता है ना कि सोशल और पॉलिटिकल फॉर्मेशन का एक टाइमलाइन होता है, उससे पहले प्रीमैच्योर और उससे बाद में लेट वो पोस्ट मैच्योर डिलीवरी होती है। जैसे बच्चा अगर 9 महीने के पहले जन्म ले तो कमज़ोर हो जाता है और 9 महीने के बाद होगा तो शायद मर जाएगा। तो ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है और खास करके अभी तेजस्वी और आरजेडी के लिए चेतावनी है। जिस तरीके से उन जगहों पर जो वार्तालाप हो रही है और जो विचार विमर्श का जो एजेंडा है, जो बिंदु जिन पर विचार हो रहे हैं, मंथन हो रहा है और जिस तरह का आक्रोश नेतृत्वकर्ता जो समाज के कथित नेतृत्व करता है, चाहे वो एमएलए हों, एमएलसी हों, ये कथित नेतृत्व करता है। और ये भूल अक्सर सब लोग हर पार्टी करता है। फलाने जात का एक मंत्री बना दिया तो समझ लिया कि वो सारा लोग मेरे सपोर्टर हो जाएंगे। भूमियार को मंत्री बनाया तो भूमियार समाज मेरे साथ आ जाएगा, यादव को बनाएंगे यादव मेरे साथ आएगा, कायस्थ को तो कायस्थ मेरे साथ। पटना के में कुछ कायस्थ का वीडियो मैं देख रहा, वो लोग कहा कि
कास्ट को आप चिंता कर रहे हैं कि साहब हमारा कास्ट का आदमी बन गया ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए मैंने कहा कि भाइयों, समाज के हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि बेल पके तो कौवा बाके। ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप अभी है, वह पॉलिटिकल लीडरशिप का सबसे पहला और कदाचित आखिरी एजेंडा यही है कि वो पार्टी के आकाओं को खुश करे और इतना धन कमा ले कि उसका पूरा परिवार, नज़दीक के रिश्ते नातेदार वो उसको मदद कर सके, वो सुखी रह सके, और उसके बाद हौले से ऐसा जमीन तैयार किया जाए कि मेरा यह विरासत मेरे पुत्र या मेरी पुत्री को चला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कुशवाहा के बहुत बड़े कथित नेता कहलाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को और कोई नहीं मिला था मंत्री बनाने के लिए। अपने बेटे को मंत्री बनाया, अपनी पत्नी को भी टिकट दे दिया, अपने राज्यसभा चले गए। अगर दलित समाज, खास करके मुसहर समाज के बहुत बड़े मसीहा बनते तो मांझी जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी क्यों बना दी? एक बेटा मंत्री, पुतोह एमएलए, समधी एमएलए, समधी एमएलए, एक बेटा आयोग में। अगर यादव समाज की बहुत चिंता होती तो यादव समाज का कोई लड़का उप मुख्यमंत्री बना होता, नेता प्रतिपक्ष बना होता, तो हुआ नहीं। अब जरा खेल देख लीजिए, भूमिहार समाज का जगदीश शर्मा, अरुण कुमार भूमिहार के बड़े नेता है। अब एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग क्या हुई कि भूमिहार समाज को कहा गया कि घोसी में अरुण कुमार के बेटा खड़ा होंगे तो जदयू को वोट दे दीजिए और जहानाबाद में आरजेडी को वोट दे दीजिए। तो अब ये समाज को समझना चाहिए कि क्या यही लोग हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करते रहेंगे? तो मैं एक शख्स हैं जहानाबाद के, आशुतोष कुमार, उनकी बात भी सुन रहा था और मैं सहमत हूं कि भाई ये स्थिति बदलनी चाहिए ना। तो बहरहाल मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि यह सिलसिला अगर शुरू हुआ है तो कल यह बात अब धीरे धीरे समाज में, दूसरे समाज में भी यह प्रारंभ होगा, और अगर होगा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हर कालखंड में, हर कालखंड का एक इतिहास होता है और एक वर्तमान होता है। जो आज वर्तमान है वो कल इतिहास होगा। अगर इस राज्य का समाज, जो कि एक दुखद सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जाति पर आधारित है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, नेता कभी तोड़ने भी नहीं देगा। अब तो संवैधानिक व्यवस्था हो रही है, लेकिन हर समाज में यह जरूर तय हो कि हर दौर में नेतृत्व का एक नया खेप आए, क्योंकि अगर नेतृत्व परिवार से ही चलता रहे और नेतृत्व अपने राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व को अपने दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता रहेगा, तब तो समाज में न तो पॉलिटिकल लीडर्स पैदा होंगे, न इकोनॉमिक लीडर्स पैदा होंगे, न जो विचारों के स्तर पर कोई नवीनता आएगी। इसलिए यह जो सामाजिक स्तर पर जो ये घटनाएं हो रही हैं यादव बैठकी का, मैं इसको इस स्वरूप में देख रहा हूँ। हो सकता है कि यह बैठकी करने का जो ऑफिशियल एजेंडा हो उसमें यह बात न भी हो, लेकिन यकीन मानिए कि जब लोग बैठते हैं, खास करके वैसे लोग जो पॉलिटिकल या रिलीजियस या उस तरह के इस्टेब्लिशमेंट से अलग होते हैं, आम लोग जब बैठते हैं और आम लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उन विचारों के मंथन से, उन विचारों से जो कोलाहल पैदा होता है, हलचल पैदा होता है, वही धीरे धीरे नए नेतृत्व को जन्म देता है। यह समाज की सच्चाई है। यह समाज में हो रहे परिवर्तन का एक नया ट्रेंड है। अब इसको पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और दल हो, इसको कैसे लेता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर यह ट्रेंड कॉन्टेजियस डिजीज की तरफ फैला और हर समाज में ये शुरुआत हो गई, तो पॉलिटिकल पार्टियों में जो वंशवादी राजनीतिज्ञ हैं उनकी खैर नहीं है, उनका सिंहासन डोलेगा। किसी कवि ने कहा है ना कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।